अब हम लोग देखने जा रहे हैं वेपर प्रेशर को कौन कौन सा फैक्टर है जो अफेक्ट करता है। अब जैसे सबसे पहले आपको जानना है कि बॉइलिंग पॉइंट है क्या। लगभग लोग जानते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है। वो टेम्परेचर है जिस पे लिक्विड वेपर में चेंज हो जाए। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, तो वेपर प्रेशर ऑलरेडी हम लोग क्लियर कर चुके हैं क्या है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर है जो वेपर दीवार पे कंटेनर के वॉल पे जो प्रेशर लगाता है उसको वेपर प्रेशर कहते हैं। बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच द वेपर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल्स टू एक्सटर्नल प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कहता है कि वेपर प्रेशर लिक्विड का किसे कहते हैं, तो वो टेम्परेचर है जिस पे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड किसके बराबर हो जाए, एक्सटर्नल प्रेशर जिसको हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हुआ, जो वायुमंडलीय दाब हिंदी में कहते हैं, जो एयर में मौजूद प्रेशर है एटमॉस्फेयर में उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहा जाता है, जो 760 mm ऑफ Hg के इक्वल होता है। तो वही कह रहा है कि वैसा टेम्परेचर है जहाँ पे वेपर प्रेशर लिक्विड का बराबर हो जाता है एक्सटर्नल प्रेशर से, तब तो वो एयर में चला जाएगा अगर वे दोनों बराबर होगा। तो इसको ऐसे ही समझना है कि कोई आदमी सेकंड स्टेप से थर्ड स्टेप पे चढ़ना चाह रहा है, तो सेकंड स्टेप से थर्ड स्टेप पे कब चढ़ेगा, जब सेकंड स्टेज पे पार कंप्लीट कर लेगा तब तो थर्ड पे चढ़ेगा। फर्स्ट से थर्ड पे नहीं चढ़ना है डायरेक्ट, पहले फर्स्ट से सेकंड पे जाएगा, सेकंड कंप्लीट हुआ तब सेकंड से थर्ड पे जाएगा। तो थर्ड पे जाने के लिए सेकंड से पास होना है। वही कंडीशन है कि अगर लिक्विड को वेपर में चेंज होना है तो उसके वेपर प्रेशर को बराबर होना पड़ेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तभी ये काम होगा। ठीक है। एंड वेपोराइजेशन कैन अकर थ्रू आउट द बल्क ऑफ लिक्विड। अब वेपोराइजेशन जो होगा पूरे लिक्विड के सरफेस पे होगा, पूरे बल्क में होगा। एंड वेपर एक्सपेंड फ्रीली इन एटमॉस्फेयर, और वेपर जो है रिलीज होगा वो एटमॉस्फेयर में सीधा चला जाएगा। द कंडीशन ऑफ फ्री वेपोराइजेशन थ्रू आउट द लिक्विड इज कॉल्ड बॉइलिंग। और यही जो कंडीशन है फ्री वेपोराइजेशन का थ्रू आउट द लिक्विड क्या कहलाता है, बॉइलिंग कहलाता है। अब उसके बाद एट 180 m जो बराबर होता है mm में 760 mm प्रेशर, बॉइलिंग टेम्परेचर इज कॉल्ड नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। अब नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कब कहेंगे, जब प्रेशर कितना हो 180 m और 760 mm प्रेशर अगर होगा तो वैसा बॉइलिंग पॉइंट क्या कहलाएगा, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। ठीक है। तो 180 m 760 mm प्रेशर हो तो उसको बॉइलिंग पॉइंट को क्या कहेंगे, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। When external pressure is equals to 1 bar, अगर एक्सटर्नल प्रेशर एक बार हो जाए तो बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट। तो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कब कहेंगे, जब 180 m प्रेशर हो। स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट कब कहेंगे, जब 1 बार प्रेशर हो। तो दो तरह का मिल गया बॉइलिंग पॉइंट। तो स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट व्हेन एक्सटर्नल प्रेशर इज इक्वल्स टू 1 बार, द बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट। और प्रेशर इज 1 बार देन बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट। तो प्रेशर 1 बार होगा वही बात है, तो उसको क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। फिर व्हेन एक्सटर्नल प्रेशर इज नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर एक्सटर्नल प्रेशर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। तो वैसे नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट को क्या कहेंगे, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कहा जाएगा। अब जो है एग्जाम्पल दे रहा है कि जैसे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या है, सब लोग जानते हैं 100 डिग्री सेल्सियस केल्विन में प्लस 373 केल्विन होगा। लेकिन स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या है, 99.6 डिग्री सेल्सियस, जो बराबर होता है 372.6 केल्विन के। तो याद रखना है दोनों। अब जो है अलग अलग लिक्विड्स का अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट का कर्व यहाँ दिखाया जा रहा है। क्या है यहाँ पे, तो ग्राफ है वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर कर्व। वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का कर्व है ऑफ सम कॉमन लिक्विड्स। तो इधर में वर्टिकली वेपर प्रेशर है और हॉरिजेंटली टेम्परेचर दिखा रहा है 0 से 373 केल्विन के बीच। तो अब देखिए यहाँ पे कि नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट वाटर का क्या है 373 केल्विन, उसी तरह बॉइलिंग पॉइंट डाईइथाइल ईथर का कितना है 308, CCl4 का कितना है 349.7 केल्विन, इथाइल अल्कोहल का कितना है 351 केल्विन और वाटर का 373 केल्विन। तो अब जैसे जैसे वेपर प्रेशर सबसे ज़्यादा कौन दे रहा है, तो डाई इथाइल ईथर दे रहा है कम टेम्परेचर पे, और सबसे ज़्यादा टेम्परेचर पे कौन दे रहा है, किसका बॉइलिंग पॉइंट है, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 373। तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ रहा है तब जाकर के उसका बॉइलिंग पॉइंट अटेंड कर रहा है। तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट हो गया वाटर का,
वेपर प्रेशर कम दे रहा है, जबकि डाईइथाइल ईथर का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है, ज़्यादा से ज़्यादा वेपर प्रेशर मिल रहा है। तो ये कर्व हो गया इस चीज़ को समझाने के लिए। उसी तरह से एक और कर्व है नेचर ऑफ लिक्विड पे, तो वेपर प्रेशर और टेम्परेचर है। तो देख लीजिए यहाँ पे ईथर का वेपर प्रेशर सबसे ज़्यादा कम टेम्परेचर पे, फिर इसके बाद एसीटोन का उससे ज़्यादा टेम्परेचर, फिर बेंजीन का, फिर वाटर का, और सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट एसिटिक एसिड का है, और वेपर प्रेशर हाइयर बॉइलिंग पॉइंट पे मिलेगा। तो यहाँ पे लिख रहा है कि एज वेपर प्रेशर ऑफ एसीटोन बेंजीन इज हाई, तो एसीटोन और बेंजीन का वेपर प्रेशर क्या है, हाई, देन वाटर एट सेम टेम्परेचर, तो वाटर से ज़्यादा है सेम टेम्परेचर पे। ठीक है, तो इसका वजह क्या है कि जो इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, ज़्यादा है वाटर में, जबकि एसीटोन और बेंजीन में इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने के कारण वो जल्दी से बॉयल हो रहा है, वेपर प्रेशर उसका ज़्यादा हो रहा है। अब ये हो गया इसका फैक्टर्स देख लिए। अब हम लोग बढ़ रहे हैं कि कौन कौन क्या क्या एप्लीकेशन इसका कहाँ अप्लाई होगा। एप्लीकेशन ऑफ इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट, तो पहला है इफ़ एक्सटर्नल प्रेशर इज़ हाई मोर हीट इज़ रिक्वायर्ड टू मेक वेपर प्रेशर इक्वल्स टू एक्सटर्नल प्रेशर। अगर वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो आपको ज़्यादा टेम्परेचर देना होगा वेपर प्रेशर को एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर करने के लिए। मेक वेपर प्रेशर इक्वल्स टू एक्सटर्नल प्रेशर एंड हेंस हायर विल बी द बॉइलिंग पॉइंट। तो वैसे केस में एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा होने के कारण बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। दैट्स वाई इन हॉस्पिटल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट आर स्टेरिलाइज्ड in autoclave in which boiling point of water is raised by using a weight to cover the vent। तो अब बायोलॉजिकल टर्म में, मेडिकल टर्म में बतला रहा है कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो यूज स्टेरिलाइज करते हैं आउटोक्लेव में, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर को वहाँ पे और बढ़ाया जाता है ताकि उसका स्टेरिलाइजेशन जो है वो अच्छे से अच्छा हो सके। पहला यूज़ हो गया। दूसरा यूज़ उसी तरह से, इफ एक्सटर्नल प्रेशर इज लो देन द बॉइलिंग पॉइंट इज लो, तो एक्सटर्नल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया बॉइलिंग पॉइंट के। दिस इज द रीज़न दैट ए लिक्विड बॉइल्स एट लोअर टेम्परेचर ऑन टॉप ऑफ माउंटेन। अब पहाड़ पे जाने पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर घट जाता है, ऑक्सीजन भी कम रहता है सांस लेने के लिए, तो वैसे केस में क्या होता है, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी के, तो प्रॉब्लम होता है वहाँ। तो वहाँ पे क्या है कि प्रेशर जैसे ही घटेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी घट जाता है। अब जो वाटर आपका 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो रहा है वो 70 डिग्री सेल्सियस पे हो जाएगा। तो वैसे केस में हम लोग प्रेशर कुकर का यूज़ करते हैं क्योंकि प्रेशर कम है, हमको चाहिए प्रेशर ज़्यादा खाना बनाने के लिए। तो यहाँ पे वही है कि इफ़ एक्सटर्नल प्रेशर इज़ लो द बॉइलिंग पॉइंट इज़ लो, दिस इज़ वाई द रीज़न दैट ए लिक्विड बॉइल्स एट लोअर टेम्परेचर ऑन टॉप ऑफ माउंटेन वेयर प्रेशर इज़ लो। देन ऑन द सी शोर मतलब समुंदर में का गहराई में क्या है कि वहाँ पे ज़्यादा होता है प्रेशर नीचे में। दैट्स वाई वी यूज़ प्रेशर कुकर इज़ एसेंशियल फॉर कुकिंग फूड, तो खाना बनाने के लिए प्रेशर कुकर अनिवार्य है। अब आ जाए थर्ड एप्लीकेशन, इट इज़ यूज्ड इन प्यूरिफाइंग अनस्टेबल लिक्विड बाय डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। अब वेपर प्रेशर का यूज़ कहाँ करते हैं, तो प्यूरिफिकेशन में अनस्टेबल लिक्विड को। कैसे, बाय डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन क्या है, पहले गर्म करके करना है फिर ठंडा करना है, डिस्टिल्ड वाटर वही हुआ। बाय डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, रिड्यूस प्रेशर में प्यूरिफाई किया जाता है अनस्टेबल लिक्विड को। एज टेम्परेचर इंक्रीजेज मोर वेपर फॉर्म and density of vapor rises and liquid becomes less dense. Vapor expands because molecules move apart। तो कह रहा है कि टेम्परेचर बढ़ने से वेपर जो है वो ज़्यादा घना होगा और लिक्विड क्या हो जाएगा, लेस कम घना हो जाएगा। तो वेपर एक्सपेंड कर जाएगा ऊपर, क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूल्स उसके सेपरेट हो जाएंगे, गैसियस पार्ट स्टेट में पार्ट हो जाता है। फिर है कि व्हेन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड वेपर बिकम सेम, जब लिक्विड का और वेपर का डेंसिटी सेम हो जाए, द बाउंड्री बिटवीन लिक्विड एंड वेपर डिसअपियर, तो जो दोनों के बीच में बाउंड्री है, इनविजिबल बाउंड्री जो दिख नहीं रहा है, वो क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाता है। दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। पढ़ चुके हैं पहले क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है। तो वेपर और लिक्विड में कोई बाउंड्री नहीं रहा, डायरेक्ट ट्रांसफ़र होने लगे दोनों के बीच में, जब दोनों का डेंसिटी बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने पहला जो केस है उसको समझ लिया कि वेपर प्रेशर क्या है और कैसे क्या उसका काम होता है। अब दूसरा जो फैक्टर है उसको हम लोग देखने जा रहे हैं। वेपर प्रेशर हम लोग देख चुके हैं। दूसरा है सरफेस टेंशन, जिसके बारे में जानना है। सरफेस टेंशन को हम लोग गामा साइन से दिखाते हैं और इसका यूनिट है न्यूटन पर मीटर
पर मीटर, यूनिट है न्यूटन पर मीटर। अब सरफेस टेंशन है क्या? तो सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग एट राइट एंगल टू द सरफेस अलोंग द 1 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द सरफेस। तो सरफेस टेंशन नाम ही से समझ में आ रहा है कि ये सरफेस पे लगने वाला फोर्स है जो सरफेस के 1 सेंटीमीटर लेंथ पे लगता है। टेंशन मतलब सरफेस पे टेंशन होना। तो सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड क्या है? फोर्स है। कहाँ लग रहा है? एक्टिंग एट राइट एंगल से लग रहा है। कहाँ? सरफेस पे कितने एरिया में, कितने लेंथ में? तो 1 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द सरफेस। इट्स यूनिट इज डाइन, DYNES, डाइन्स पर सेंटीमीटर या न्यूटन पर मीटर भी कह सकते हैं, और न्यूटन पर मीटर इन SI। फिर है कि ए मॉलिक्यूल इन बल्क ऑफ लिक्विड एक्सपीरियंस इक्वल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स फ्रॉम ऑल साइड। मान लीजिए कि कोई लिक्विड वाटर है, वाटर के बीच में एक वाटर का मॉलिक्यूल है, उसके चारों तरफ और भी ढेर सारे मॉलिक्यूल हैं। तो बीच वाले मॉलिक्यूल पे बाकी चारों तरफ से जो मॉलिक्यूल हैं वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं, जिसके कारण से वो वहाँ पे स्टेबलाइज हो जाता है, वहाँ पे रहता है। तो वही कह रहा है कि मॉलिक्यूल इन बल्क, बल्क मतलब ढेर सारे, बल्क ऑफ लिक्विड एक्सपीरियंस इक्वल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस फ्रॉम ऑल साइड। अब फिर यहाँ पे लिखा जाता है कि यहाँ पे है क्या? तो वही चीज़ दिखा रहा है, बीच में है, चारों तरफ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। तो इंटीरियर मॉलिक्यूल अट्रैक्टेड इन ऑल डायरेक्शन बाय अट्रैक्टिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो इंटीरियर मॉलिक्यूल पे क्या लग रहा है? अट्रैक्ट हो रहा है ऑल डायरेक्शन से बाय इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। बट द मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे ना हो के ऊपर में हो, सरफेस पे हो, तब क्या होगा? द मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड नेट अट्रैक्टिव फोर्सेस टुवर्ड्स द इंटीरियर ऑफ द लिक्विड। अब उसके तरफ फोर्स कहाँ लगेगा? वो अंदर की तरफ लगेगा, उसको अंदर की तरफ खींचेगा, क्योंकि ऊपर में कोई मॉलिक्यूल है नहीं, देखेंगे उसको। तो मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड नेट अट्रैक्टिव फोर्सेस टुवर्ड्स द इंटीरियर, अंदर की तरफ ऑफ द लिक्विड सिंस देयर इज नो मॉलिक्यूल अबव इट, क्योंकि उसके ऊपर कोई मॉलिक्यूल नहीं है। कैसे है वो देखिए। तो वही दिखा रहा है यहाँ पे कि मॉलिक्यूल सरफेस पे है, तो ऊपर में कोई मॉलिक्यूल नहीं है, तो अंदर वाला मॉलिक्यूल क्या करेगा? उसको अंदर की तरफ खींचेगा, तो अंदर की तरफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, तो ये इसको इंटीरियर अंदर खींचेगा। तो वही फोर्स जो लग रहा है बाकी मॉलिक्यूल्स के द्वारा उस सरफेस के मॉलिक्यूल पे, उसी को सरफेस टेंशन कहते हैं। तो सरफेस ऑफ मॉलिक्यूल नेट अट्रैक्शन इनटू द लिक्विड बाय अट्रैक्टिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इनसाइड सरफेस, इनसाइड सरफेस वाला लगा रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। Due to this property of liquid, surface experience a net inward या downward attraction and have more energy than the molecule at their surface। तो surface वाले का एनर्जी कम होगा, क्योंकि वहाँ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऊपर से नहीं लग रहा है, जबकि अंदर वाला जो होगा उसका फोर्स ऑफ एनर्जी, वो उस पर एनर्जी ज़्यादा होगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। तो वही है कि इफ़ surface of a liquid is increased by putting a molecule from the bulk, attractive forces will have to be overcome। तो attractive forces को क्या करना होगा? overcome करना होगा, will have to be overcome। तो if surface of liquid is increased by pulling a molecule from the bulk, attractive forces will have to be overcome। This requires energy for expansion। दस अब डेफिनेशन दिया जा रहा है यहाँ पे, इसका जो बेसिक डेफिनेशन है वो क्या है, तो उस पर आ जाए। दस द एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड बाय 1 यूनिट या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज डिफाइंड एज सरफेस एनर्जी। तो उसको एनर्जी को ब्रेक करने के लिए, उस फोर्स को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, जो एरिया, जो सरफेस एरिया पे लगेगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे, तो उसको क्या कहते हैं? सरफेस एनर्जी कहते हैं, जिसका यूनिट होता है जूल पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो क्लियर हुआ कि सरफेस टेंशन क्या है? फोर्स है जो सरफेस पे लगता है। अब है कि सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स रिलेटेड विद द प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस टेंशन। अब उसका इम्प्लीमेंटेशन कहाँ होगा, कहाँ कहाँ लगेगा? तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है पहला, स्फेरिकल शेप ऑफ ड्रॉप्स। अब देखिएगा, पानी का कोई भी बूंद अगर कहीं गिरता है सरफेस पे, तो वो स्फेरिकल शेप ही क्यों लेता है? इसका क्या जवाब होगा? तो सबसे बड़ा रीज़न यही है, सरफेस टेंशन। क्यों? क्योंकि जो सरफेस पे मॉलिक्यूल गिरा, आउटर में उसके तो कोई वाटर का मॉलिक्यूल है नहीं, तो अंदर वाले जो मॉलिक्यूल हैं उसको अपनी तरफ अंदर में खींचने लगते हैं, जिसके कारण से स्फेरिकल शेप ऑक्यूपाई करता है, जिसका एनर्जी लिस्ट होता है, स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है।
इनवर्ड पुलिंग फोर्स है। सरफेस टेंशन अगर कहा जाए क्या है तो इनवर्ड पुलिंग फोर्स, अंदर में खींचने वाला फोर्स है। तो देखिए क्या है, स्फेरिकल शेप ऑफ ड्रॉप, द लोवेस्ट एनर्जी स्टेट ऑफ लिक्विड विल बी व्हेन सरफेस एरिया इज मिनिमम। लोवेस्ट एनर्जी कब होगा? जब सरफेस एरिया क्या हो, मिनिमम हो। सरफेस टेंशन ट्राइज टू डिक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड टू मिनिमम। सरफेस टेंशन क्या करता है? सरफेस एरिया को कम कर देता है। सरफेस टेंशन ट्राइज टू डिक्रीज द सरफेस एरिया, तब इन मिनिमम एनर्जी लगेगा। स्टेबिलिटी क्या होगा? मैक्सिमम। जहाँ मिनिमम एनर्जी मैक्सिमम स्टेबिलिटी होता है वहाँ। तो क्वेश्चन इससे बनता है कि द ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड और बबल्स ऑफ ए गैस आर स्फेरिकल बिकॉज फॉर ए गिवन वॉल्यूम ए स्फेयर हैज़ मिनिमम सरफेस एरिया। तो स्फेयर का क्या होता है? मिनिमम सरफेस एरिया होता है। इस तरह से रहता है, अंदर की तरफ खींचा जा रहा है, मॉलिक्यूल खींच रहा है इसको, अंदर वाला मॉलिक्यूल फोर्स लगा रहा है। इनवर्ड पुल ऑफ सरफेस टेंशन मेक ए ड्रॉप स्फेरिकल। तो एक लाइन में अगर आंसर देना चाहें हम लोग इस क्वेश्चन का तो क्या देंगे? इनवर्ड पुल ऑफ सरफेस टेंशन मेक्स ए ड्रॉप स्फेरिकल। उसको स्फेरिकल शेप में लिया जाता है। ये पहला एप्लीकेशन हो गया। उसी तरह दूसरा एप्लीकेशन फायर पॉलिशिंग ऑफ ग्लास। तो अब देखोगे कि जो ग्लास होता है, शीशा जो लगाते हैं खिड़की वगैरह में, तो उसका ऊपर वाला पोर्शन क्या होता है? स्फेरिकल होता है। फायर पॉलिशिंग तो वो क्यों होता है? वो ड्यू टू सरफेस टेंशन ही होता है। तो डिटेल है यहाँ पे। शार्प ग्लास एज आर हीटेड टू मेक देम स्मूथ। दिस इज बिकॉज ऑन हीटिंग द ग्लास मेल्ट्स एंड टेक अप राउंडेड शेप एट द एज, एज मतलब किनारा, विच है मिनिमम सरफेस एरिया। दिस इज कॉल्ड फायर पॉलिशिंग ऑफ ग्लास। इसी को क्या कहते हैं? फायर पॉलिशिंग ऑफ ग्लास। मतलब हीट करने से स्मूथ हो जाता है उसका एज, किनारा जो है, और राउंड शेप, स्फेरिकल शेप ले लेता है। क्यों लेता है? ड्यू टू सरफेस टेंशन। तो इस तरह से उसको राउंड अप शेप ले लेता है। इसी को फायर पॉलिशिंग ऑफ ग्लास कहते हैं। तीसरा, राइज ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब जो है, लिक्विड जो है कैपिलरी ट्यूब से ऊपर जाता है। थर्मोमीटर में भी देखते हैं कि ऊपर जाता है लिक्विड, राइज करता है टेम्परेचर। तो थर्मोमीटर में क्या है? आपका मरकरी लिक्विड ही है। तो सपोज वन एंड ऑफ ए कैपिलरी ट्यूब इज पुट इनटू ए लिक्विड that wets glass. It is found that liquid rises into the capillary tube to a certain height. कैपिलरी ट्यूब में ऊपर अच्छे हाइट तक चला जाता है। This rise in is due to inward pull of surface tension. surface tension के inward pull की तरफ के कारण यह ऐसा होता है। Acting on the surface, surface पे लग रहा है, which pushes the liquid into the capillary tube. जो कैपिलरी ट्यूब की तरफ उसको धक्का देता है और वो ऊपर मूव करने लगता है। ये अरेंजमेंट दिखा रहा है यहाँ पे इसका, कैपिलरी ट्यूब का, कैसे जो है लिक्विड ऊपर में कैपिलरी ट्यूब में जा रहा है। राइज ऑफ लिक्विड इन ए कैपिलरी ट्यूब। अब क्या कारण है? बिकॉज ऑफ दिस रीजन ऑयल राइजेज इन द विक ऑफ ए ऑयल लैम्प। अब देखिएगा आप, जिसको ललटेन कहें, ढिबरी कहें, मोमबत्ती कहें, तो उसका जो कपड़ा होता है उस कपड़े को तेल में डाल दिया जाता है और एक छोटा सा कपड़ा का जो है उसको शार्प पॉइंट बना के ऊपर में उसके पॉइंट बना दिया जाता है जिसमें हम लोग आग लगाते हैं। तो यही वजह है, सरफेस टेंशन के कारण ही विक ऑफ ऑयल लैम्प जो है वो जल उठता है। यही कारण, और ये भी है, द रूट्स ऑफ प्लांट एंड इंक राइजेज इनटू ए ब्लॉटिंग पेपर। ब्लॉटिंग पेपर जो इंक चढ़ता है, या पौधों में पानी जो उसके जड़ से जो है ऊपर तक जाता है, तो वो ड्यू टू सरफेस टेंशन ही होता है। या ऑयल लैम्प में जो है विक से, विक मतलब हो गया उसका जो धागा है जो तेल में डूबा हुआ है, उसी के कारण, सरफेस टेंशन के कारण ही ये सारे काम होते हैं। अब है कुछ एक्सेप्शन भी है यहाँ पे, जैसे एक्सेप्शन लिक्विड लाइक Hg, मरकरी हो गया, मरकरी विच डू नॉट वेट ग्लास, ग्लास को गीला नहीं करता है। Hg लेवल इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब फॉल्स बिलो द लेवल आउटसाइड। तो Hg में क्या है चक्कर कि ये सरफेस के जो है लाइक Hg विच डू नॉट वेट ग्लास, Hg लेवल इनसाइड अंदर की तरफ जाने लगता है कैपिलरी ट्यूब के, ट्यूब फॉल्स बिलो द लेवल आउटसाइड, मतलब अंदर में वो ज़्यादा, मतलब उसका लेवल गिर जाएगा बाहर से। वेयर एज द अपर सरफेस ऑफ लिक्विड दैट वेट्स द ग्लास इज कॉनकेव एंड दैट ऑफ Hg इज कन्वेक्स। तो बेसिक डिफरेंस है कि ऊपर से कैसा कर्व होगा, अगर आप ऊपर से देखेंगे इस तरह का और इस तरह का आएगा जो लिक्विड है उसका ऊपर का सरफेस। वही कह रहा है कि अपर सरफेस ऑफ लिक्विड दैट वेट्स
वेट द गैस इज कनकेव, तो गैस को जो वेट करता है वो कॉनकेव होता है, और मरकरी में कैसा होगा, कन्वेक्स होगा। तो कनकेव और कन्वेक्स आप जानते हैं, कन्वेक्स क्या है और कनकेव क्या है, ठीक है। तो सच ए कर्व्ड सरफेस ऑफ ए लिक्विड इज नोन एज मेनिस्कस, मेनिस्कस MENISCUS, तो जो ऊपर से जो कर्व सरफेस मिल रहा है इस तरह का, उसको क्या कहते हैं, मेनिस्कस। मेनिस्कस ऑफ ए लिक्विड इज नोन एज मेनिस्कस। The concave meniscus of water and that of convex meniscus of Hg is due to cohesive and adhesive forces। तो एक नया बात ला रहा है, नया फोर्स ला रहा है कि लिक्विड में जो कॉन्केव होता है, कनकेव मेनिस्कस वाटर का होगा, जबकि कन्वेक्स मेनिस्कस किसका होगा, मरकरी का होगा। तो वो होता है कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स के कारण। अब फिर यहाँ पे आता है कि कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स क्या है, तो यहाँ पे है कोहेसिव फोर्स क्या है, द अट्रैक्टिव फोर्स एग्जिस्टिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ सम सब्सटेंसेस आर नोन एज कोहेसिव। किसी सब्सटेंस में जो एट्रैक्टिव फोर्स लगता है मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो उसको कहते हैं कोहेसिव फोर्स। उसका एग्जांपल क्या है, बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल और बिटवीन Hg मॉलिक्यूल। Hg मॉलिक्यूल और वाटर मॉलिक्यूल में जो फोर्स लगता है वो क्या कहलाता है, कोहेसिव फोर्स कहलाता है। एडहेसिव क्या है, तो एडहेसिव फोर्स द अट्रैक्टिव फोर्सेज एग्जिस्टिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। दो अलग अलग सब्सटेंस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो क्या कहलाता है, एडहेसिव फोर्स। एग्जांपल क्या है, बिटवीन वाटर एंड ग्लास और Hg एंड ग्लास। तो ग्लास और वाटर के बीच जो फोर्स लगेगा उसको क्या कहेंगे, एडहेसिव। और मरकरी के मॉलिक्यूल और ग्लास के मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगेगा उसको भी क्या कहेंगे, एडहेसिव फोर्स कहा जाता है। तो उसी में है कि एडहेसिव फोर्सेज आर स्ट्रॉन्गर देन कोहेसिव फोर्स। तो ये भी जानना है कि एडहेसिव फोर्स जो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के सब्सटेंस में लग रहा है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है देन कोहेसिव फोर्स इन केस ऑफ वाटर टेकन इन ग्लास ट्यूब, वेयर एज एडहेसिव फोर्सेज इज वीकर देन कोहेसिव फोर्स इन केस ऑफ Hg टेकन इन ग्लास ट्यूब। वही यहाँ पे फिर इस चीज़ को लिख रहा है कि कोहेसिव फोर्स इज इन केस ऑफ वाटर टेकन इन ग्लास ट्यूब, वेयर एज एडहेसिव फोर्स इज वीकर देन कोहेसिव फोर्स कहाँ, इन केस ऑफ Hg टेकन इन ग्लास ट्यूब। तो दोनों ही कोहेसिव फोर्स कहाँ वीकर है, वाटर अगर ग्लास ट्यूब में लिया गया। एडहेसिव फोर्स कहाँ वीकर है, जब वीकर देन कोहेसिव कहाँ है, जब मरकरी को ग्लास ट्यूब में लिया गया। अब आ जाते हैं फोर्थ पे, इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ लिक्विड ऑन सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का इफेक्ट क्या होता है नेचर ऑफ लिक्विड पे, तो सरफेस टेंशन इज ए प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमॉन्ग द मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड। इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों होता है, तो इसका सबसे बड़ा वजह है सरफेस टेंशन। मॉलिक्यूल्स के बीच जो इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसका सबसे बड़ा रीज़न है सरफेस टेंशन। फिर क्या कह रहा है, ग्रेटर द इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हायर इज द सरफेस टेंशन ऑफ दैट लिक्विड। तो जितना इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा उसका सरफेस टेंशन भी उतना ही ज़्यादा होता है। पांचवा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन में टेम्परेचर का क्या प्रभाव, क्या इफेक्ट है, तो सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड जनरली डिक्रीजेज, घटता है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सरफेस टेंशन के टेम्परेचर, एंड बिकम्स जीरो एट TC। क्रिटिकल टेम्परेचर पे सरफेस टेंशन जीरो हो जाता है बिटवीन लिक्विड एंड वेपर। This is because with increase of temperature, kinetic energy of molecule increases. Hence, the speed of molecules increases and therefore intermolecular force of attraction decreases. So temperature बढ़ने से आपका critical temperature घटता है, surface tension घटता है। इसी पे एक क्वेश्चन है जो आपको जानना है, करना है। क्वेश्चन नंबर 22 है आपके NCERT का। NCERT का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन क्या है, क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर CO2 एंड CH4R कितना है, 31.1 डिग्री सेल्सियस एंड 81.9 डिग्री सेल्सियस रिस्पेक्टिवली। विच ऑफ दिस हैज स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड वाई। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा NCERT का, उसमें मिलेगा तो बतलाइए किसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। तो जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम। तो पता क्या चला कि CO2 का कितना है 31 और CH4 का कितना है 81। तो यहाँ पे रीज़न क्या होगा, हायर द क्रिटिकल टेम्परेचर मोर इजली द गैस कैन कंबाइन कैन बी लिक्विफाई
Hence greater are the intermolecular force of attraction. Hence carbon dioxide has a stronger intermolecular force than CH4. तो कार्बन डाइऑक्साइड का जिसका टेम्परेचर क्या है, कम है, कार्बन डाइऑक्साइड 31 ही है, तो इसका क्या होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा और मीथेन का कम होगा। अब हम लोग अपने लास्ट टॉपिक पे आते हैं, लिक्विड स्टेट का थर्ड इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है विस्कोसिटी। अब विस्कोसिटी क्या है, तो ऑल लिक्विड डू नॉट फ्लो विथ सेम स्पीड, सम लिक्विड लाइक H2 और ईथर फ्लो रेपिडली while some other liquid glycerine, castor oil flow quite slowly. Indicates that every liquid has some internal resistance to flow. अब यही बेसिक डेफिनेशन है विस्कोसिटी का। विस्कोसिटी क्या है, बस ये 4 पॉइंट या ये 4 वर्ड याद रखना है कि इंटरनल रेजिस्टेंस टू फ्लो, अगर कोई चीज़ फ्लो करता है तो जो अंदर का रेजिस्टेंस है, अवरोध है, वो उसको फ्लो होने नहीं देता है। इस प्रॉपर्टी को ही विस्कोसिटी कहते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस टू फ्लो। तो वही बात है कि कुछ लिक्विड तेज़ी से फ्लो कर रहा है, मतलब उसका विस्कोसिटी कम है, उसमें विस्कोसिटी कम है, इंटरनल रेजिस्टेंस जैसे वाटर और ईथर में विस्कोसिटी कम है इसलिए तेज़ी से फ्लो कर रहा है, जबकि ग्लिसरीन और कैस्टर ऑयल का विस्कोसिटी ज़्यादा है क्योंकि वो धीरे धीरे क्वाइट स्लोली फ्लो करता है। तो अब इससे क्या इंडिकेट कर रहा है, दैट इंडिकेट्स दैट एवरी लिक्विड हैज़ सम इंटरनल रेजिस्टेंस टू फ्लो। हर लिक्विड का कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है फ्लो करने का। अब यही कह रहा है कि द इंटरनल रेजिस्टेंस टू फ्लो पोजेस्ड बाय लिक्विड इज कॉल्ड इट्स विस्कोसिटी। डेफिनेशन आ गया क्या, द इंटरनल रेजिस्टेंस टू फ्लो, बहाव को रोकने वाला जो इंटरनल रेजिस्टेंस है जो लिक्विड रखते हैं, पोजेस्ड बाय लिक्विड इज कॉल्ड विस्कोसिटी। द लिक्विड विच फ्लो स्लोली हैव हाई इंटरनल रेजिस्टेंस, जो स्लोली जा रहा है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा है, मतलब कि विस्कोसिटी विस्कस ज़्यादा है, वो हाई इंटरनल रेजिस्टेंस ड्यू टू स्ट्रॉन्ग IMF। वजह क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, एंड आर सेड टू बी मोर विस्कस, और वो क्या कहलाएंगे, मोर विस्कस, और हैव हाई विस्कोसिटी। उसी तरह द लिक्विड विच फ्लोस रेपिडली, तेज़ी से जो फ्लो कर रहा है उसमें क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस, हैव लो इंटरनल रेजिस्टेंस ड्यू टू वीक IMF इंटरमोलिकुलर फोर्स, एंड आर सेड टू बी लेस विस्कस, और वो क्या कहलाएगा, लेस विस्कस एंड हैव लो विस्कोसिटी। याद रखना है, जो तेज़ी से फ्लो करे उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस लो होगा, मतलब विस्कोसिटी लो होगा, लेस विस्कस होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लो होगा। व्हेन लिक्विड फ्लो ओवर ए फिक्स सरफेस, अगर लिक्विड फ्लो करता है फिक्स सरफेस पे, तो पहला है कि लेयर इज इन इमीडिएट कॉन्टैक्ट ऑफ सरफेस इज स्टेशनरी। मान लो कि लिक्विड को रख दिया कोई मतलब टेबल है, तो वो तो फिक्स है, तो वही कह रहा है कि लेयर इज इन इमीडिएट कॉन्टैक्ट ऑफ सरफेस इज स्टेशनरी, रुका हुआ है। दूसरा, अब उसके ऊपर वाला जो लेयर, लिक्विड का दूसरा लेयर, अपर लेयर वेलोसिटी इंक्रीजेज एज डिस्टेंस ऑफ लेयर फ्रॉम फिक्स्ड लेयर इंक्रीज, मतलब दोनों में अगर आपका फ्रिक्शन वहाँ पे रगर हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है, तो उससे क्या होगा कि दूसरा जो लेयर है उसका वेलोसिटी पहले वाले लेयर से ज़्यादा होगा। मतलब कहने का 3 लेयर मान लिया गया लिक्विड का, पहला स्टेशनरी, दूसरा जो है बीच वाला, तीसरा उसके ऊपर। अब उसके आगे क्या है, दिस टाइप ऑफ फ्लो इन विच देयर इज रेगुलर ग्रेजुएशन मतलब ऊपर नीचे होना, और वेलोसिटी इन गोइंग और पोजेसिंग फ्रॉम वन लेयर टू द नेक्स्ट इज कॉल्ड लैमिनर लेयर। अब जो 3 लेयर की बात कर रहे हैं, फिक्स्ड लेयर, बीच वाला लेयर और ऊपर वाला लेयर, तो जो फिक्स्ड लेयर है, जो ये लेयर्स जो हैं उसको क्या कह रहे हैं, लैमिनर लेयर फ्लो कहा जा रहा है, उस फ्लो को लैमिनर फ्लो कह रहे हैं। दैट दिस टाइप ऑफ फ्लो इन विच देयर इज रेगुलर ग्रेजुएशन मतलब चेंज ऑफ वेलोसिटी फ्रॉम वन लेयर टू अनदर इज कॉल्ड लैमिनर फ्लो कहलाता है। एवरी लेयर ऑफर सम रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन टू द लेयर इमीडिएटली बिलो इट। वही कह रहा है कि एक लेयर दूसरे लेयर पे क्या लगाएगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जिस ऊपर वाले पे या नीचे वाले से, जिससे वो कांटेक्ट में है। फिर है दिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच वन पार्ट ऑफ द लिक्विड ऑफर टू द अनदर पार्ट ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी हो गया एक इंटरनल रेजिस्टेंस टू फ्लो, एक सिंपल डेफिनेशन। दूसरा क्या है, फोर्स है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है विस्कोसिटी, जो किस पे लग रहा है, एक पार्ट ऑफ लिक्विड जो है दूसरे पार्ट ऑफ लिक्विड पे लगा रहा है। फिर है द फ्लो ऑफ लिक्विड ऑन फिक्स्ड हॉरिजेंटल सरफेस,
मे बी रिप्रेजेंटेड इन सिमिलर मैनर एज। अब फ्लो ऑफ लिक्विड को इस तरह से दिखा सकते हैं। देखिए कैसे दिखा रहे हैं। अब देख लीजिए कि ये बीच वाला नीचे फिक्स्ड लेयर है जिसका वेलोसिटी क्या है 0। फिर पहला लेयर है जिसको a स्क्वायर सेंटीमीटर माना जा रहा है, जिसका वेलोसिटी क्या है v है, और वेलोसिटी v है और डिस्टेंस क्या है d इंटू आई ले रहा है, डिस्टेंस और i है। और बीच वाला लेयर है जिसका वेलोसिटी v है, और ऊपर वाला लेयर जिसका वेलोसिटी भी v है। ऊपर वाला तेज़ी से फ्लो करेगा प्लस dv, चेंज इन वेलोसिटी इसका ज़्यादा होगा, जबकि नीचे वाला क्योंकि स्टेशनरी सरफेस सटा हुआ है तो उसका वेलोसिटी बीच वाले से कम होगा, इसलिए v माइनस dv लिया गया। फिक्स्ड हॉरिजेंटल सरफेस है तो रिप्रेजेंटिंग फ्लो ऑफ 3 लेयर एबव द फिक्स्ड हॉरिजेंटल सरफेस इसको दिखा रहा है। दोबारा से बीच वाला फिक्स्ड वेलोसिटी v, ऊपर वाला मूव कर रहा है तेज़ी से वेलोसिटी v प्लस dv, चेंज इन वेलोसिटी हुआ। नीचे वाला भी v है जिसमें भी चेंज ऑफ वेलोसिटी लेकिन घट रहा है इसका, क्योंकि ये फिक्स्ड लेयर पे बैठा हुआ है। तो ये 3 लेमिनर लेयर्स जो है दिखाया जा रहा है लिक्विड का। अब यहाँ पे आ जाएं। इट हैज़ बीन फाउंड दैट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जिसको F से दिखाना है, बिटवीन 2 लेयर्स ईच हैव एरिया कितना है a सेंटीमीटर स्क्वायर, कैपिटल A सेंटीमीटर स्क्वायर, सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस से दूर है एक दूसरे से, dx मान लिया गया, एंड है वेलोसिटी डिफरेंस कितना है dv है, सेंटीमीटर पर सेकेंड, इज गिवन बाई। अब एक फॉर्मूला आ गया जो इसके लिए है वेलोसिटी विस्कोसिटी के लिए, कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन is directly proportional to area into change in velocity by change in distance, dv by dx, change in velocity by position dv by dx, और f equals to na dv by dx। अब ये n क्या है तो प्रोपोर्शनैलिटी हटाया गया तो ये n आया। अब ये n क्या है, वेयर n इज कांस्टेंट कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसको कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहा जाता है n को। dv by dx इज कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट, dv by dx को कंबाइंड तौर पे वेलोसिटी ग्रेडियंट कहते हैं। फिर है कि f प्रोपोर्शनल टू a, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसके प्रोपोर्शनल है, a इज एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, तो क्या फॉर्मूला आया गया कि f प्रोपोर्शनल टू dv by dx, वेयर dv by dx इज वेलोसिटी ग्रेडियंट। फिर कह रहा है द चेंज इन वेलोसिटी विथ डिस्टेंस, ये क्या है dv by dx को क्या कहेंगे, चेंज इन वेलोसिटी विथ डिस्टेंस। तो फाइनली जो है एक फार्मूला बनता है कि n इक्वल्स टू f dx बाई a इंटू डी, ये वेलोसिटी को मेज़र करने के लिए, n इज़ मेज़र ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी को मेज़र करने के लिए है। अब ऐसा यूनिट क्या होगा, तो ऐसा यूनिट ऑफ विस्कोसिटी कोफिशिएंट इज 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, या पास्कल सेकेंड भी कह सकते हैं, पास्कल सेकेंड भी। अर्ग में भी लिया जा सकता है। इन अर्ग द यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज पोइस, POISE, पोइस। 1 पोइस इक्वल्स टू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकेंड, इक्वल्स टू 10⁻⁻1 kg मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, मतलब kg में ले रहा है। तो ये n ही हो गया आपका विस्कोसिटी, जिसका फॉर्मूला ये आया। इसका यूनिट जो है ये आपका पास्कल में है, और ये यूनिट है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ये याद रखना है। अब है कि इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ लिक्विड, क्या ऐसा यूनिट हो गया, इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ लिक्विड ऑन विस्कोसिटी। अब लिक्विड का नेचर कैसा है उस पर भी डिपेंड करता है विस्कोसिटी। ग्रेटर आर आई एम एफ, हायर इज द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, जितना आई एम एफ ज़्यादा होगा विस्कोसिटी उतना ज़्यादा होगा। वाटर हैज़ हायर विस्कोसिटी देन मिथाइल अल्कोहल, तो वाटर का विस्कोसिटी ज़्यादा है मिथाइल अल्कोहल, मतलब वाटर जो है धीरे फ्लो करेगा, जबकि मिथाइल अल्कोहल वाटर से ज़्यादा तेज़ी में फ्लो करेगा। अब क्या रीज़न दे रहा है, बिकॉज IMF ऑफ वाटर आर ग्रेटर देन दैट ऑफ मिथाइल अल्कोहल, IMF ऑफ वाटर ज़्यादा है मिथाइल अल्कोहल से, तो इसीलिए लेस विस्कस है मिथाइल अल्कोहल। हाइड्रोजन बॉन्ड एंड वंडर वाल फोर्स आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू काउज हाई विस्कोसिटी, तो वाटर में ऐसा क्यों हो रहा है, वाटर में कौन सा बॉन्ड बना था, हाइड्रोजन बॉन्ड, और कौन सा फोर्स है, वंडर वाल फोर्स, स्ट्रॉन्गर फोर्स है, इसीलिए इसका विस्कोसिटी क्या हो जाता है, हाइयर हो जाता है वाटर। लास्ट पेज पे हम लोग आ गए हैं, ऑलमोस्ट चैप्टर ओवर। तो ग्लास इज एक्सट्रीमली विस्कस लिक्विड, ग्लास जो है जिसको सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं, कैसा है, एक्सट्रीमली विस्कस लिक्विड, एज विस्कोसिटी रिजेंबल्स लाइक सॉलिड, विस्कोसिटी किसको रिजेंबल करता है, सॉलिड को जैसे। एग्जाम्पल, विंडो पैन्स ऑफ ओल्ड बिल्डिंग, पुराने बिल्डिंग का क्या होता है, नीचे थिकर मोर एट द बॉटम देन टॉप, देखिएगा कि शीशा जो लगा रहता है नीचे में ज़्यादा मोटा होता है, ऊपर में थोड़ा पतला, क्योंकि वो सुपर कूल्ड लिक्विड्स है, तो सूरज की रोशनी जब पड़ती है शीशे पे तो वो पिघलने लगता है, तो यही वजह है कि नीचे मोटा हो जाता है, थिकर हो जाता है, ऊपर थोड़ा पतला होता है। अब लास्ट है इसमें
इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी, टेम्परेचर का क्या प्रभाव होगा। सो विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड इंक्रीज, टेम्परेचर बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज करेगा, विच कैन ओवरकम द IMF एंड हेंस लिक्विड स्टार्ट्स फ्लोइंग फास्टर, IMF को कम कर देगा जिससे लिक्विड तेज़ी से फ्लो करने लगेगा। विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया विस्कोसिटी के टेम्परेचर। फाउंड एज दैट द डिक्रीज इज अबाउट 2% पर डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर, वो डिक्रीज कैसे कर रहा है, 2% पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर से वो डिक्रीज कर जाता है। इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन ऑलमोस्ट सारा क्वेश्चन कर लिया है NCERT का।